हेलो दोस्तों, जब हम चुनाव के बारे में सोचते हैं तो बड़ा सीधा सा लगता है ना। लोग वोट देते हैं, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। सिंपल। पर क्या ये वाकई इतना सिंपल है? क्या हो अगर चुनाव के नियम ही खेल के नतीजे को पूरी तरह से बदल कर रख दे? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को समझते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1984 के इंडियन जनरल इलेक्शन से। इस चुनाव में एक ऐसा नतीजा आया जिसने सच में सबको चौंका कर रख दिया। इस चुनाव में एक पार्टी ने संसद की 80% से भी ज्यादा सीटें जीत लीं। मतलब एक तरफा जीत, जिसे कहते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री। ऐसा लग रहा था मानो पूरे देश ने एक सुर में उस पार्टी को अपना पूरा समर्थन दे दिया हो। पर असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। उसी पार्टी ने ये भारी भरकम बहुमत हासिल किया था, सिर्फ एक 48% वोटों के साथ। सोचिए, आधे से भी कम लोगों ने उन्हें वोट दिया, लेकिन सीटें मिली 80% से ज्यादा। तो सवाल यह है कि भाई ये कैसे मुमकिन है? हाउ इज दिस पॉसिबल? यही वो पहेली है जिसे हम आज हल करने वाले हैं, और इसका जवाब चुनावी सिस्टम के नियमों में ही छिपा है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले इलेक्शंस को एक गेम की तरह देखना होगा, क्योंकि हर गेम के अपने खास नियम होते हैं ना। देखिए, चुनाव बाहर से देखने में बड़े उथल-पुथल भरे और क्योटिक लग सकते हैं, लेकिन किसी भी खेल की तरह अंदर ही अंदर कुछ नियम काम कर रहे होते हैं, और यही नियम तय करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और यही तो असली बात है। अगर हम नियम बदल दें तो खेल का नतीजा भी बदल जाएगा। सिंपल सी बात है, अलग रूल्स मतलब अलग विनर। तो ये समझने के लिए कि 1984 में क्या हुआ था, हमें भारत में इस्तेमाल होने वाले खास नियमों को करीब से देखना होगा। तो भारत में जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उसका नाम है फर्स्ट पास द पोस्ट। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम हमारी 1984 वाली चुनावी पहेली को कैसे हल करता है। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट, या शॉर्ट में कहें तो एफपीटीपी सिस्टम है क्या? इसका फंडा बड़ा सिंपल है। सोचिए, एक रेस हो रही है। जो कैंडिडेट फिनिश लाइन को सबसे पहले क्रॉस करता है, मतलब जिसे बाकियों से बस एक भी वोट ज्यादा मिल गया, वो जीत जाता है। उसे 50% से ज्यादा वोट चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, बस सबसे ज्यादा चाहिए। अब भारत में ये कैसे काम करता है? देखो, पूरे देश को 543 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंसी या निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिल गए, उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। ओके, तो अब वापस चलते हैं 1984 के रिजल्ट्स पर। देखिए, कांग्रेस को मिले 48% वोट और सीटें मिली 415। दूसरी तरफ बीजेपी को 7.4% वोट मिले, लेकिन सीटें सिर्फ 2। मतलब वोट्स में और सीट्स में इतना बड़ा गैप कैसे? इसका जवाब है वेस्टेड वोट्स के कॉन्सेप्ट में। होता यह है कि एफपीटीपी सिस्टम में किसी भी एक सीट पर जीतने वाले कैंडिडेट को छोड़कर बाकी सभी कैंडिडेट्स को मिले सारे वोट लिटरली वेस्ट हो जाते हैं। मतलब उन वोटों का कोई मतलब नहीं निकलता, उनसे उनकी पार्टियों को कोई सीट नहीं मिलती। तो 1984 में यही हुआ। कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों को जो लाखों वोट मिले थे, वो सीटों में कन्वर्ट ही नहीं हो। बस यही था 1984 का पूरा खेल। कांग्रेस बहुत सारी सीट्स पर 50% से कम वोट लेकर भी जीत गई, क्योंकि उनके वोट्स स्ट्रैटेजिकली पूरे देश में फैले हुए थे। और ऑपोजिशन के वोट्स वो कई कैंडिडेट्स में बट गए और बेकार हो गए। तो अब ये नतीजा उतना भी अजीब नहीं लग रहा है ना? ये तो सिस्टम का ही एक लॉजिकल आउटकम है। लेकिन रुकिए, एफपीटीपी ही इलेक्शंस कराने का इकलौता तरीका नहीं है। दुनिया में एक और सिस्टम भी बहुत पॉपुलर है। तो चलिए अब एक बिल्कुल अलग खेल और उसके रूल्स को देखते हैं, जिसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व या पीआर क्या बला है? इसमें पार्टियों को संसद में करीब करीब उतनी ही परसेंटेज सीटें मिलती हैं जितनी परसेंटेज उन्हें पूरे देश में वोट मिलते हैं। मतलब अगर एक पार्टी को 10% वोट मिले तो उसे संसद में भी 10% के आसपास सीटें मिलेंगी। आइडिया यह है कि हर एक वोट की वैल्यू हो। चलो इजराइल का एग्जाम्पल देखते हैं, जहां पीआर सिस्टम यूज होता है। ये 2015 के रिजल्ट्स हैं। लिक्विड पार्टी को मिले 23.4% वोट और सीटें मिली 30, जो कि 120 में से 25% है। प्रीटी क्लोज। ज़ायोनिस्ट यूनियन को 18.67% वोट मिले और उन्हें 24 सीटें मिली। तो यहां देखिए, वोट परसेंटेज और सीट परसेंटेज लगभग बराबर हैं। ओके, तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग इलेक्टोरल सिस्टम्स हैं। चलिए अब इनको साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि ये देश की पॉलिटिक्स पर कैसे असर डालते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है? एफटीपी में लोग एक कैंडिडेट को वोट देते हैं
और इस सिस्टम से अक्सर एक पार्टी की स्टेबल मेजॉरिटी सरकार बनती है, जो बड़े दलों को फायदा पहुंचाता है। दूसरी तरफ पीआर में लोग एक पार्टी को वोट देते हैं और पार्लियामेंट जो है वो वोटर्स की पसंद को ज्यादा एक्यूरेटली दिखाता है। इससे छोटी पार्टियों को भी मौका मिलता है और अक्सर मिलीजुली यानी कोलिशन सरकारें बनती हैं। तो आखिर में बात सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा। चुनाव का सिस्टम कौन सा है, ये सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है। ये रूल्स ही तय करते हैं कि पार्लियामेंट में किसकी आवाज सुनी जाएगी, सरकारें कैसी बनेंगी और देश का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा दिखेगा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर एक चुनाव का सबसे जरूरी गोल क्या होना चाहिए। क्या हमें एक ऐसी स्टेबल सरकार चाहिए जो बड़े फैसले ले सके, जैसा एफपीटीपी में अक्सर होता है, या फिर हमें एक ऐसी पार्लियामेंट चाहिए जो देश के हर वोटर की सोच का आईना हो, जैसा पीआर सिस्टम में होता है। इसका कोई एक सही जवाब नहीं है और यही वो बहस है जो डेमोक्रेसी के दिल में हमेशा चलती रहती है।